क्या उन्हें सी के बाद में कोई और लैंग्वेजेस और टेक्नोलॉजी सीखने की भी नीड होगी? हाँ यस बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ एक सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप कोई डायनेमिक प्रोजेक्ट या डायनेमिक वेबसाइट ये क्रिएट नहीं कर सकते हो। आपको उसके लिए एक पूरा स्टैक आना ज़रूरी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसलिए नीडेड हैं कि वो क्या करती हैं, आपके बेस को क्लियर करने में हेल्प करती हैं। जॉब किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के ऊपर नहीं निकलती है, जॉब एक स्टैक के ऊपर निकलती है। कि ये स्टैक होता क्या है? स्टैक मीन्स कि एक पूरी टेक्नोलॉजी होती है। आपको एज अ फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो उसके लिए आपको क्या क्या आना चाहिए? सबसे पहले उसके लिए आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का बेसिक आना चाहिए। तो क्या आप इसके ऊपर में कुछ बता सकते हो कि कंपनी से नेगोशिएट किस तरह से किया जाए? तो कंपनीज अगर आपके अंदर स्किल ज़्यादा है तो वो खुद आप उनका जो इनिशियल पैकेज होता है उस पैकेज से आपको खुद बढ़ा के वो देती है। फिर वहाँ पे आपको नेगोशिएशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर से हमें IT इंडस्ट्री में एंटर करना है तो किस एज से करें? बेस्ट वे है आफ्टर 12 कि AI के एरा में कैसे अपने आप को सर्वाइव आप कर सकते हो इन टेक फील्ड। जो कि AI हमारी जॉब्स को नहीं खाएगा, AI हमको और मतलब बेटर वे में सोचने के लिए हेल्प करता है। हमारे काम को, हमारे टास्क को और इजी कर देता है। तो कंपनी क्या हो अगर से AI को ही हायर कर ले एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट या फिर फ्रंट में? एप्लीकेशन आपने बना दिए और उसको छोड़ दिए, वो ऐसे नहीं कि ज़िंदगी भर चलने वाला है। एप्लीकेशन बनाने के सर्टेन टाइम के बाद ही हमको क्या करना पड़ता है, उसके अंदर अपडेशन देना पड़ता है, मैनुअली बग्स को फिक्स करना पड़ता है। कोई बग ऐसा आ गया जो AI भी डिटेक्ट नहीं कर सकता है, देन वहाँ पे तो ह्यूमन नीड होगी ना, डेफिनेटली। बट एक चीज़ है कि आपके अंदर अगर स्किल्स जितनी ज़्यादा है ओके, आपका उतना ही IT मार्केट में स्टेबल रहना उतना ही गारंटीड है। AI का मतलब ही क्या है कि जो हम टास्क, जो मैनुअली रिपीटेटिव जो टास्क है जो हम मैनुअली करते हैं उसको हमको क्या करना है, AI के थ्रू करवाना है। पाइथन डायरेक्टली स्टार्ट करना क्या ये यूज़फुल है? इसका आंसर है कि यस, आप बिल्कुल डायरेक्टली आप पाइथन को स्टार्ट कर सकते हो बिकॉज इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड और जो उसकी कम्युनिटी है पाइथन की वो सबसे ज़्यादा है। क्या आप भी बता सकते हैं हमारे व्यूवर्स को कि साइबर सिक्योरिटी में आपका करियर करना चाहते हो, प्रॉपर रोड मैप क्या होना चाहिए? कोई पर्सन या स्टूडेंट अगर से साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग सीखना चाहता है तो उसे ज़रूरी है कि नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स क्लियर करे। मैं अभी इस प्लान को XYZ करने वाला हूँ एंड विद इन सेकेंड्स ये बात वहाँ के एयरपोर्ट अथॉरिटी को पता चल गई। एयरपोर्ट वालों को ये चीज़ें पता कैसे चली? हैकर्स 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है ब्लैक हैट हैकर, सेकेंड होता है वाइट हैट हैकर, थर्ड होता है ग्रे हैट हैकर। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर ईच मंथ साइबर सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। हर 9 सेकेंड में इंडिया में या वर्ल्ड वाइड एक साइबर क्राइम होता है। यस, उन्होंने क्लिक कर दिया, जैसे ही क्लिक किया हैकर्स ने उनके व्हाट्सएप को हैक किया, उनके अकाउंट से 1.5 लाख रुपए उनके अकाउंट में थे, 10,000 रुपये डिडक्ट हो गए। वेलकम टू द एजुकेशन एंड बियॉन्ड विद ABC ट्रेनिंग्स। माय नेम इज़ हशमत एंड मैं एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर और साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर हूँ। साइबर थ्रेट से बचना और साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेट करना यही मेरा जॉब है। एंड आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है रफ़ीक सर जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो हेलो रफ़ीक सर। हेलो, थैंक यू सो मच सर। ओके रफ़ीक सर, हमारे लिए और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है जो कि काफ़ी ज़्यादा की पॉइंट होने वाले हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें चूज़ करनी चाहिए एज ए बिगनर और किन IT इंडस्ट्रीज़ में हमें अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है इन 2026। तो क्या आप हमारे इन क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं प्लीज़? सबसे पहले कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज अ फ्रेशर हमें चूज़ करनी चाहिए? ओके, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के माइंड में अपना जो आगे का गोल है सबसे पहले उसको क्लियर करना पड़ेगा। ओके, कि आप लोग किस डोमेन में जाना चाहते हो। IT एक छोटी मोटी फील्ड नहीं है, IT एक्चुअली में बहुत बड़ी एक वास्ट इंडस्ट्री है जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं। फुल स्टैक डेवलपमेंट हो गया, डेटा साइंस है, डेटा एनालिटिक्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ऐसे बहुत सारी उसके अंदर अलग अलग फील्ड्स है। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि आप अपने जो भी आपका मेन मोटिव है उसको फाइंड करो। उसके बाद फिर आप एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल C प्रोग्रामिंग के वहाँ से क्या होगा, आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। फॉर एग्जांपल जैसे रियल इस्टेट में अगर आपको जितना बड़ी आपको बिल्डिंग इस्टेब्लिश करनी होती है उतना मजबूत आपका बेस होता है। तो आपको जितना अच्छा करियर में ग्रोथ करना है, आपका जो भी ग्रोथ होगा वो आपके बेस से होगा। सो आपका जो बेस है वो आपका प्रोग्रामिंग होगा। और आपको अगर एज अ बिगिनर हो सो आई सजेस्ट कि आप गो विथ C प्रोग्रामिंग। ओके, थैंक यू सर।
सर अगर से हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो किन इंडस्ट्रीज़ में हमारा वेलकम हो सकता है और क्या पैकेजेस रहेंगे, क्या फ्यूचर हो सकता है आफ्टर लर्निंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ओके, सो पहले तो मैं दो चीज़ें क्लियर कर दूं आपको कि अभी का जो ट्रेंड है वो बहुत चेंज हो चुका है। ओके, और अगर आप ऐसा सोचते हो कि एक प्रोग्रामिंग दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने से आप कोई बहुत अच्छी जॉब अचीव कर सकते हो, सो अभी का जो टाइम है, जो टाइम पीरियड है, जो सिनेरियो, इसमें तो आई थिंक इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको किसी एक टेक्नोलॉजी के ऊपर, एक स्टैक के ऊपर आपको कमांड आना चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसलिए नीडेड है कि वो क्या करती हैं, आपके बेस को क्लियर करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि आपका आगे का जो बेस होता है वो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर ही डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल आपने सी लर्निंग स्टार्ट किया है तो उसके अंदर डेटा टाइप्स हो गए, वेरिएबल्स है, इफ एल्स वगैरह आते हैं। तो यही चीज़ आगे भी आप अगर C++ करो या जावा करो या पाइथन करो, आगे भी यही चीज़ आपको मिलेगी। सो आपको सबसे पहले आपका बेस क्लियर करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको आपका आपका जो पाथ है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आप फुल स्टैक में जाना चाहते हो, डेटा साइंस में जाना चाहते हो, AIML के अंदर जाना चाहते हो, देन उसके अकॉर्डिंग फिर आप आपके स्टैक को चूज़ कर सकते हो। और रही बात के आगे आने वाले फ्यूचर में, मतलब इसका स्कोप कितना है और कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ IT डोमेन के स्टूडेंट्स को हायर करती हैं, तो इंडस्ट्री तो बहुत सारी है। फॉर एग्जांपल फिनटेक कंपनीज़ है, उसके बाद हेल्थ केयर कंपनीज़ है, बड़े बड़े बिजनेस हब्स है। ओके, ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ है, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करते हैं, अगर आपका प्रोग्रामिंग बेस, अगर आपका लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग अगर स्ट्रांग हो तो। ओके, थैंक यू सर। सर अगर से हम सी प्रोग्रामिंग सीख कर किसी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जाना चाहे तो उसके लिए क्या स्टेप्स हमारे स्टूडेंट्स को लेना चाहिए? क्या उन्हें सी के बाद में कोई और लैंग्वेजेस और टेक्नोलॉजी सीखने की भी नीड होगी? हाँ, यस, बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ एक सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप कोई डायनेमिक प्रोजेक्ट या डायनेमिक वेबसाइट ये क्रिएट नहीं कर सकते हो। आपको उसके लिए एक पूरा स्टैक आना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो गई या फिनटेक कंपनी हो गई, ओके, उनमें अगर आप जाना चाहते हो तो वहाँ पे जो जॉब के रोल्स होते हैं वो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर है, एज अ बैक एंड डेवलपर है, और एक फुल स्टैक डेवलपर होता है। ये सारे क्या होते हैं, स्टैक्स होते हैं। तो जॉब्स किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के ऊपर नहीं निकलती है, जॉब एक स्टैक के ऊपर निकलती है। तो आप कोशिश करो कि आपका एक स्टैक के ऊपर और मल्टीपल स्किल्स के ऊपर, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, मल्टीपल स्किल्स के अंदर आपका कमांड होना चाहिए। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिसाइड करो, एक स्टैक डिसाइड करो, और वहाँ से क्या कर सकते हो, आप आपके गोल्स को अचीव कर सकते हो। ओके सर, जैसे कि आपने बहुत बार स्टैक का नाम लिया तो हमारे स्टूडेंट्स को एक डाउट होगा कि ये स्टैक होता क्या है एंड कौन सा स्टैक हमारे लिए बेस्ट है, तो क्या आप प्लीज़ इसको क्लियरिफाई कर दोगे? ओके, सो स्टैक मीन्स कि एक पूरी टेक्नोलॉजी होती है, क्योंकि अभी का जो ट्रेंड है वो सिर्फ एक सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर नहीं होती है, वो एक पूरे स्टैक के ऊपर होती है। फॉर एग्जांपल आप अगर मान लो कि आपका इंटरेस्ट डेवलपमेंट में, आपको एज अ फुल स्टैक डेवलपर बनना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या आना चाहिए? सबसे पहले उसके लिए आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का बेसिक आना चाहिए। ओके, तो उससे आप क्या कर सकते हो, एक वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हो, वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपने डोमेन का नाम सुना होगा, वेब डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर। सो ये इनिशियल बेस होता है, एक HTML सीखना है, देन CSS, देन जावास्क्रिप्ट, फिर उसके बाद आता है उसके बाद आपको एक लाइब्रेरी चूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, क्योंकि अब जो एप्लीकेशंस क्रिएट होती हैं वो लाइब्रेरीज़ और फ्रेमवर्क का यूज़ करके होती हैं, क्योंकि लाइब्रेरीज़ और फ्रेमवर्क जो है वो हमको बियॉन्ड द HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के ऊपर लेके जाती है। फॉर एग्जांपल आपका एक एप्लीकेशन है, आपकी एक वेबसाइट है, उस पर लाखों करोड़ों कस्टमर आ रहे हैं और वो सिंपल HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में बिल्ड हुई है, तो वो एप्लीकेशंस आपकी बहुत ज़्यादा लैग करेगी और बफर करेगी। इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास लाइब्रेरीज़ होती हैं। सम लाइब्रेरीज़ लाइक React.js, AngularJS, Vue.js, ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ है जो डायनेमिक पेज क्रिएशन में हेल्प करती हैं। अभी डायनेमिक पेज क्या होता है कि आप बफरिंग मतलब उसमें बिल्कुल भी नहीं होती है, पूरा राउटिंग बेस्ड पेजेस होते हैं, इसलिए वो इंडस्ट्री लेवल में अभी सबसे ज़्यादा एज अ रिएक्ट डेवलपर पोजीशंस भी होती हैं, लाइक रिएक्ट डेवलपर, एंगुलर डेवलपर। उसमें आप एक डायनेमिक पेजेस को इजीली क्रिएट कर सकते हो।
ओके, थैंक यू सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है और स्टूडेंट्स को ये काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है कि किस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्कोप है, हमें किस इंडस्ट्री के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे कि आईटी में इन्फोसिस का बहुत नाम है, बच्चे उसके लिए प्रिपेयर भी करते हैं, तो क्या एक रोड मैप होना चाहिए स्टूडेंट्स के पास जिसके ऊपर वो चल के कुछ अच्छी जॉब्स गेट कर सके इंडिया के अंदर या फिर अब्रॉड में भी? ओके, अगर आपका गोल क्लियर है कि आपको किसी बड़े एमएनसी कंपनी में जाना है या बाहर आपको जाना है, यस। ओके, सो अगर आपका गोल क्लियर है देन उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर प्रिपरेशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप अगर टारगेट कर रहे हो इन्फोसिस, विप्रो, कैपजेमिनी, इन कंपनीज़ को टारगेट कर रहे हो या बियॉन्ड दिस कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, हो सकता है हर किसी का मतलब सपना होता है Yes. इन कंपनीज में वर्क करने का। तो जो बेसिक रोड मैप है और जो सिंपल वे है कि आप डीएसए क्लियर करो अपना, क्योंकि इन कंपनीज़ में जाने के लिए डीएसए का जो फंडामेंटल है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो, C++ या जावा या पाइथन, किसी एक, आई रिकमेंड कि आप C++ के साथ जाओ, उसके साथ आपको लाइब्रेरीज वगैरह भरपूर मिलेगी। इसलिए ज़्यादातर डेवलपर यही चूज़ करते हैं कि वो C++ के साथ जाएँ। तो C++ में आप डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट करो बेसिक टू एडवांस लेवल तक, कंटिन्यूअस प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि आपके कोड के अंदर जितनी आपकी कंसिस्टेंसी रहेंगी उतने ही आपके गोल को आप अचीव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका टारगेट गूगल है या माइक्रोसॉफ्ट है, ओके, सो आपको उतना कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, उतना टाइम आपको कोड को देना पड़ेगा, क्योंकि 1, 2, 4, 10, 100 प्रॉब्लम से कुछ नहीं होने वाला है। आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स करना पड़ेंगे उसके अंदर, क्योंकि सिनेरियो कैसे भी आ सकता है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, तो हर वे में हमको रेडी रहना होता है। ओके सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक ड्रीम होता है कि वो अच्छे पैकेजेस पे लगे एंड उनको नेगोशिएशंस के बारे में कुछ आइडिया नहीं होता है, तो क्या आप इसके ऊपर में कुछ बता सकते हो कि कंपनी से नेगोशिएट किस तरह से किया जाए एंड जो आपके पास में टेक्नोलॉजीज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने सीखी है उसको किस तरह से एक बेटर वे में रिप्रेजेंट किया जाए कंपनीज़ को, एचआर्स को या एनीवेयर? ओके, सो बेसिकली जो सैलरी नेगोशिएशन है वो एक्चुअल में, फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी हो और आपका एक बेसिक पैकेज है, फॉर एग्जांपल 5 लाख पर एनम, ओके, आप कैंडिडेट को उसके लिए हायर कर रहे हो कि मैं आपको 5 लाख दूंगा, ओके, बट कोई कैंडिडेट ऐसा है जो मतलब उसका जो क्रिटिकल थिंकिंग का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी खुद अगर अभी का जो सिनेरियो है, अभी का जो दौर चल रहा है, वो कंपनीज अगर आपके अंदर स्किल्स ज़्यादा है तो वो खुद आप उनका जो इनिशियल पैकेज होता है उस पैकेज से आपको खुद बढ़ा के वो देती हैं, फिर वहाँ पे आपको नेगोशिएशन की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, जहाँ पे आपको लगता है कि मेरे स्किल्स बहुत ज़्यादा है और जो भी कंपनी का पैरामीटर है उससे ज़्यादा मेरे स्किल्स है, देन मैं उनके साथ डेफिनेटली सैलरीज को नेगोशिएट कर सकता हूँ कि आपको इस डोमेन के लिए आपने जॉब प्रोफाइल निकाला है, बट मुझे ये डोमेन भी आता है और मैं आपकी इस काम में भी हेल्प कर सकता हूँ। ओके, सो इस वे में हो सकता है कि वो आपकी सैलरी नेगोशिएशन पे वो थोड़ा सा वर्क करें और उस पर ध्यान दें। ओके, थैंक यू सर। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था, अगर से कोई स्टूडेंट है वो किस क्लास से, किस एज से प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर सकता है, अपने आईटी करियर को स्टार्ट कर सकता है? बहुत सारे मेरे भी स्टूडेंट्स और फिर कुछ रिलेटिव्स होते हैं एंड अदर लोग, तो वो पूछते हैं कि अगर से हमें आईटी इंडस्ट्री में एंटर करना है तो किस एज से करें, आफ्टर 12th पास आउट, आफ्टर 10th, या फिर अगर से हम 9th या फिर 8th स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड से भी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर दें, कंप्यूटर सीखना स्टार्ट कर दें, तो कौन सी एज बेटर रहती है और किस एज में सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें देखने के लिए मिलेगा? ओके, सो अगर एज की बात कर रहे हो तो लाइक 7 to 10 जो क्लास है हमारी, उसमें हम जितना भी हमारा फंडामेंटल है कंप्यूटर्स का, हार्डवेयर के बारे में हो, सॉफ्टवेयर्स के बारे में हो, या कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, ओके, इन चीज़ों के बारे में अगर हमारा फंडामेंटल क्लियर होता है देन हम आगे इजीली ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 7 to 10 तक आपने आपके बेसिक्स को एकदम अच्छे से कर लिया, कंप्यूटर के जो फंडामेंटल्स हैं उनको अच्छे से आपको आते हैं, मतलब आप एक अच्छे से कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हो। देन आप आफ्टर द 10th आप धीरे धीरे आपके लैंग्वेजेस के ऊपर आप कमांड लेना स्टार्ट करते हो, और बेस्ट वे है आफ्टर 12th
उसके बाद आपके अंदर एक मेच्योरिटी आती है, जो वहाँ से आप इन चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्ली एज में भी स्टार्ट करना और बहुत ज़्यादा एज होने के बाद भी स्टार्ट करना थोड़ा सा अनबेनिफिशियल है। बट आई रिकमेंडेड कि आप जैसे 12th में जाते हो, वहाँ से आपका अगर डोमेन क्लियर है कि आपको IT इंडस्ट्री में ही वर्क करना है, देन उसी पे आप 11th और 12th के बाद से आप उस पर जी जान लगा दो। एंड देन आपके जो भी गोल हैं उनको आप क्लियर करो। लाइक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, आपको इंजीनियरिंग करना है, फिर IIT से करना है, IIM से करना है, तो वो आपके 12th के बेस पे वो सब चीज़ें डिसाइड होती है। सो आई रिकमेंड कि आप 12th से आप स्टार्ट कर सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, थैंक यू। एंड सर, मेरा एक फाइनल क्वेश्चन है जो कि मुझे इसी की वजह से डाउट हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स कन्विंस नहीं होते हैं IT फील्ड के लिए, या फिर अंडर 10th अगर से कोई स्टूडेंट है तो उनको टीच करने के लिए उनको रिकमेंड नहीं करते कि वो प्रोग्रामिंग या फिर IT फील्ड में जाए। तो उनके लिए आपके पास कोई सजेशन या फिर कोई एक वर्ड हो तो आप बता सकते हैं प्लीज़, ताकि बहुत सारे पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का भी डाउट क्लियर हो जाए, जो उन्हें हेल्प करे किसी को बताने के लिए कि क्यों एक्चुअली IT में स्कोप है, क्यों जाना चाहिए एंड क्या बेनिफिट्स उनको मिल सकते हैं। ओके, सो IT में अगर आपको जाना है, या अगर आपका दिल है, आपके घर वाले नहीं बोल रहे हैं, या आपके घर वालों का दिल, आपके घर वाले बोल रहे हैं या आपका दिल नहीं है, सो अभी का जो सिनेरियो राइट नाउ जो सिनेरियो है, ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं अभी वो इंजीनियरिंग से भी चीज़ें हैं। ओके, और ये जो फील्ड है ये कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, चाहे वो IT की फील्ड हो या इंजीनियरिंग की कोई भी फील्ड हो, ये चीज़ें ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। अब स्पेसिफिक IT के ऊपर अगर हम आते हैं तो ऐसा नहीं है कि IT में ग्रोथ नहीं है या IT में करियर नहीं है। आप गूगल के CEO सुंदर पिचाई को देख लो, या फिर एप्पल के CEO को देख लो, ये सारे टेक रिलेटेड ही हैं। ओके, इनका भी बैकग्राउंड लाइक 11 12 जैसा आपने किया है उन्होंने भी किया है, बस ये है कि उनका पाथ डिसाइडेड था। सो फर्स्ट थिंग कि आप आपके पाथ को डिसाइड करो, आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको फ्यूचर में आगे चल के यही बनना है। ओके, सो फिर उसमें अब फैमिली चाहे मना करे या ना करे, आप कन्विंस करना चाहिए आपने। इन केस अगर आपकी फैमिली मना करती है कि आपको IT में नहीं जाना है, तो आपको उतना कन्विंस करते आना चाहिए कि मेरा इसमें रुझान सबसे ज़्यादा है और मैं इसमें अपने करियर को आगे और अच्छे लेवल पे लेके जा सकता हूँ, कि मेरे प्रोग्रामिंग के जो लॉजिक्स है वो क्लियर है, और मैं अभी तक इस पे मैंने फोकस किया, ये मेरा मतलब ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा ख्वाब है। ओके, सो हो जाते मतलब अभी का जो दौर है उसमें पेरेंट्स जो है इजीली कन्विंस हो जाते हैं। ओके सर, जैसे आपने टुडेस एरा की बात की, अभी के दौर की, तो अब तो AI आ चुका है, तो बहुत से लोगों के माइंड में एक डाउट है कि AI तो IT की जॉब खा जाएगा। आपका इस पे क्या आंसर होगा, या फिर आप क्या रिकमेंड करोगे लोगों को कि AI के एरा में कैसे अपने आप को सर्वाइव आप कर सकते हो इन टेक फील्ड? ओके, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हो या वर्किंग एम्प्लॉय हो, और अभी हर जगह यही चल रहा है, AI के आने की वजह से जो एम्प्लॉयज़ है उनकी जॉब चली जाएगी, चाहे वो कंटेंट राइटर हो, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटर हो। देन उसके बाद अभी सबसे ज़्यादा खतरा ऐसा लगता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ऊपर मंडरा रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक रियल वर्ल्ड आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ कि आपके पास लैपटॉप है। ओके, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास PC है, तो वो खुद चलता है या आप चलाते हो उसको? डेफिनेटली हम चलाए कि तभी चलेगी कोई चीज़। सो यही है। और एक एग्जांपल ले लो कि आपके घर में एक ओवन रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ गर्म करना है तो क्या आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे तब गर्म होगा, या आपको उसको वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा उसके बाद वो गर्म होगा? डेफिनेटली हमें कमांड करना होगा, हमें उसको ऑपरेट करना होगा। तो बिना ह्यूमन के कोई चीज़ें पॉसिबल है? नहीं, इम्पॉसिबल है। ओके, सो AI एक सिंपल सिनेरियो समझो कि AI हमारी जॉब्स को नहीं खाएगा। AI हमको और मतलब बेटर वे में सोचने के लिए हेल्प करता है, हमारे काम को, हमारे टास्क को और इजी कर देता है। फॉर एग्जांपल बिफोर द AI जो चीज़ों को और जो काम को हम 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में कर देते हैं, उन्हीं काम को हम 10 से 15 मिनट में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी फील्ड है, आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। ओके, सो बिफोर द AI जब मेरे को एक पेज क्रिएट करना होता था, हार्डली मेरे को 3 से 4 दिन लगता था डिज़ाइन आने के बाद। बट अभी अगर मेरे को वो पेज क्रिएट करना हो तो मैं सिंपल कमांड के थ्रू, AI के थ्रू उन चीज़ों को क्रिएट करवा सकता हूँ विद इन अ मिनट। तो कमांड तो हमने ही दिया है ना, बाद में वो चीज़ों को सेटअप भी हम ही करने वाले हैं, वो सिर्फ एक ज़रिया है।
ओके Okay. वो सिर्फ एक ज़रिया है हमारा कि हम अपनी चीज़ों को और इजी वे में कर सकते हैं। इसलिए ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि एआई हमारी जॉब पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं डालेगा। सिर्फ इतना है कि हाँ, थोड़े बहुत जो जॉब से जो मैनुअल जॉब से हैं वो कम होंगी, बट और जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं और फ्यूचर में। ओके सर, जैसे कि अभी आपने ही कहा कि आप पहले कुछ डेज लगते थे, 1 to 2 डेज, ओके, फिर एक पेज क्रिएट होता था, वही आप अभी मिनट्स में करवा रहे हो। तो कंपनी क्या हो अगर से एआई को ही हायर कर ले एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट या फिर फ्रंट में, तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ को तो ख़तरा है इससे। फिर यहाँ पर क्या सिचुएशन होती है, मतलब अगर से इतना एडवांस एआई हम गैदर कर ले जो खुद ब खुद ऑपरेट करे, बस ओनर के एक कमांड की नीड हो उसे, वो खुद ही बनाए, उसमें मल्टीपल सैम्पल्स भी क्रिएट करे, सिर्फ ओनर को सिलेक्ट करना है कि उसे कौन सा वाला बेटर लग रहा है, फिर उसमें वो कुछ और कमांड्स दे एंड दैट्स इनफ। तो फिर तो डेफिनेटली जहाँ पर 100 एम्प्लॉयज़ लग रहे थे, एक एआई और एक ऑपरेटर, बस बात ख़त्म हो जाएगी वहीं पे। यहाँ पर क्या सिनेरियो होगा फिर? नहीं, आपका क्वेश्चन भी जायज़ है। अभी एक्चुअल में ठीक है, जैसे आपने अभी एक पेज का एग्जांपल दिए, यस, ठीक है, कि आपको एक पेज क्रिएट करो 2-3 दिन लगा, आपने एआई के थ्रू वही पेज कुछ मिनट्स में अंदर क्रिएट किया, ठीक है। बट आपने क्रिएट किया, एक इंसान ने क्या किया, उसको प्रोडक्शन में भी डाल दिया, ठीक है। बाद में फिर जब उसके ऊपर ट्रैफिक आएगा तो उसको हैंडल कौन करेगा? वो एआई तो हैंडल नहीं करेगा ना। नहीं, जब उसके ऊपर धीरे धीरे ट्रैफिक आने लगेगा, फिर उसको मैनेज भी तो करना पड़ेगा, फिर टाइमली उसको अपडेट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि एप्लीकेशन आपने बना दिए और उसको छोड़ दिए, वो ऐसे नहीं कि ज़िंदगी भर चलने वाला है। वो एप्लीकेशन बनाने के सर्टेन टाइम के बाद ही हमको क्या करना पड़ता है, उसके अंदर अपडेशन देना पड़ता है। ओके, तो वो सारा हमारा प्रोडक्शन के ऊपर रहता है। अभी जैसे डॉकर है, कुबरनेट है, ये सारी चीज़ें जो आई है, ये प्रोडक्शन रेडी चीज़ें हैं, बट इनमें भी हमें क्या करना पड़ता है, मैनुअली चीज़ें करनी पड़ती हैं, मैनुअली बग्स को फिक्स करना पड़ता है। कोई बग ऐसा आ गया जो एआई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता है, देन वहाँ पे तो ह्यूमन नीड होगी ना, डेफिनेटली। बट एक चीज़ है कि आपके अंदर अगर स्किल्स जितनी ज़्यादा है, ओके, आपका उतना ही आईटी मार्केट में स्टेबल रहना उतना ही गारंटीड है। ओके, कि आप ऐसा ना हो कि एआई के आने के बाद आपकी जो पुरानी स्ट्रैटेजीज है आप वही यूज़ कर रहे हो। आप आपके डेली रूटीन में, डेली लाइफ के अंदर आप एआई को लेके आओ। जैसे अभी हम सिंपल वे में वेब डेवलपमेंट करते थे, फुल स्टैक बनाते थे, फुल स्टैक में पेजेस को बनाते थे, तो उसके साथ हम एआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, इसके साथ अगर हमने एआई को इंटीग्रेट किया तो वो क्या होगा कि मतलब अभी जो ट्रेंड है, एक्चुअल में जो एआई का ट्रेंड है, उसी से रिलेट क्या होगा, हमारी चीज़ें क्रिएट होंगी। अभी बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर भी एआई आता है। ओके, जैसे अभी कहीं पे हमें कोई फीडबैक देना है तो उसमें एक एआई का ब्रश आता है, ओके, एआई का असिस्टेंट आता है, तो उस पर अगर हमने क्लिक किया, अगर हमने अपनी थॉट्स उसके अंदर डाले तो उसके हिसाब से वो जनरेट करके देता है। एग्जैक्टली, इट्स मीन कि ह्यूमंस को रिप्लेस करना इट इज़ नॉट पॉसिबल इन टुडेस एरा फॉर एआई। हाँ, इन फ्यूचर हो सकता है मे बी आफ्टर 10 years 7 years कि एआई उतना एडवांस हो जाए, बट अभी ये चांसेस नहीं दिख रहे हैं। इट्स मीन चांसेस नहीं है, और एआई को ह्यूमन ने ही क्रिएट किया है, ह्यूमन को ह्यूमन ने नहीं क्रिएट किया है, एआई को ह्यूमन ने क्रिएट किया है। Exactly. इसलिए जितना ह्यूमन अपग्रेड होगा उतना ही वो एआई को अपने साथ साथ अपग्रेड करते जाएगा। ओके, तो ये दोनों का जो है तालमेल बना रहेगा आगे तक भी। मतलब ऐसा नहीं कि कोई किसी की जॉब खाएगा, बस थोड़ा सा हमें क्या मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी और हमें टाइम कंज्यूम होगा हमारा, तो कि हमारे टास्क और इजीली हो जाएंगे। एआई का मतलब ही क्या है कि जो हम टास्क जो मैनुअली रिपीटेटिव जो टास्क है, जो हम मैनुअल करते हैं, उसको हमको क्या करना है, एआई के थ्रू करवाना है बस। ओके, क्या हो अगर से हमारे स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग के साथ एआई भी सीखे आज के इस एरा में? आई मीन हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, हम कंप्यूटर्स के बेसिक फंडामेंटल्स सीख रहे हैं, कोर फंडामेंटल्स सीख रहे हैं, बट उसी के साथ हम एआई भी सीखे तो क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, और सीखे किस तरह से? प्लीज़ इसके बारे में बताइए। यस, क्योंकि अभी का जो ट्रेंड है, अभी का जो दौर चल रहा है, उसमें आपको एआई के ऊपर कमांड आना बहुत नीडेड है। क्योंकि अगर ठीक है, इससे पहले का जो दौर था तब तक चल जाता था, बट जब से एआई आया है तब से आपको एआई के साथ आपको अपग्रेड रहना चाहिए कि एआई आपका हर जगह यूज़ हो रहा है, वो चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे फिनटेक हो, चाहे जो भी कंपनी हो, हर कंपनी में हर कंपनी एआई के साथ इनेबल हो रही है, एआई को अपने प्रोडक्ट के अंदर इस्टेब्लिश कर रही है। वो आप अगर हेल्थ केयर के अंदर देखो, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर देखो, तो जो अभी इक्विपमेंट सारे वो सारे एआई से लेस है इक्विपमेंट सारे। ओके, सो अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कि आप
एआई को आप किस तरीके से अपने डे टू डे लाइफ में इनेबल कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे आप एक डेटा एनालिस्ट हो या फुल स्टैक डेवलपर हो, ओके, सो आप अगर आप बिगिनर हो, सो आई रिकमेंडेड कि यू कैन गो थ्रू विथ पाइथन। ओके, क्योंकि पाइथन एक वर्सटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इजी टू अंडरस्टैंड है और इजी टू लर्न है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जितने ज़्यादा सिंटैक्स दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है, वो सिंटैक्स का बैरियर पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो अपने करियर को, मतलब आपने अभी सिर्फ आपके पाथ को डिसाइड किया है, देन यू कैन गो विथ पाइथन। पाइथन के अंदर भरपूर लाइब्रेरीज है। फॉर एग्जांपल टेंसरफ्लो है, पांडास है, नमपाई है, मैटप्लॉटलिब है, जो बड़े बड़े डेटा को, लार्ज डेटा को ईजी वे में हैंडल कर सकती हैं। सो एआई की पाइथन की कम्युनिटी भी सबसे ज़्यादा है और उसके पास लाइब्रेरी जो है वो भरपूर है लाइब्रेरी उसके पास। इसलिए पाइथन इतना बूम है और पाइथन इतना ज़्यादा रिकमेंडेड है कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है एआई और एमएल का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का, सो यू कैन गो विथ पाइथन। ओके, मतलब पाइथन अगर से हमें सीखना है, इफ़ यू वांट टू लर्न पाइथन, और ये हमें एआई सीखना है, तो ये दोनों कंबाइन है। अगर से हम पाइथन सीख लेते हैं, इट्स मीन हम एआई के ऊपर भी स्विच हो सकते हैं, और अगर से एआई सीखना है तो पाइथन नेसेसरी है। यस, ओके फाइन। सर, मेरा एक आपसे यही डाउट था कि अगर से कोई भी हमारा जो ऑडियंस देख रही होगी, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? लाइक पाइथन डायरेक्टली स्टार्ट करना क्या ये यूज़फुल है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हम अगर से डायरेक्टली पाइथन से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को, तो हम काफ़ी आगे तक के जा सकते हैं, बट क्या ये राइट डिसीजन है? सो आपका क्वेश्चन ये था कि क्या आप डायरेक्टली पाइथन को स्टार्ट कर सकते हो फॉर एआई। ओके, सो इसका आंसर है कि यस, आप बिल्कुल डायरेक्टली आप पाइथन को स्टार्ट कर सकते हो अगर आपने प्रीवियस में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखा है। फॉर एग्जांपल आप नए हो, आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा नहीं है, बट आपका इंटरेस्ट है, आपको एआई के फील्ड में जाना है, एआई एमएल के अंदर अगर आपको करियर एज अ एआई डेवलपर, प्रॉम्प्ट डेवलपर अगर आपको करना है, सो डेफिनेटली यू कैन गो विथ पाइथन प्रोग्रामिंग बिकॉज इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, और जो उसकी कम्युनिटी है पाइथन की वो सबसे ज़्यादा है। ओके, मतलब इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो डेवलपर है वो निर्भर रहते हैं, और इसमें जो लाइब्रेरीज़ है जिसके लिए पाइथन सबसे ज़्यादा जानी जाती है वो उसकी लाइब्रेरीज़ है। सो उसके अंदर बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ है, जैसे अगर आपको डाटा को एनालिसिस करना है या डाटा के अंदर कोई मैनिपुलेशंस करना है, ओके, सो आप उसके अंदर लाइब्रेरीज़ है, लाइक पांडा है, नमपाई है, मैटप्लॉटलिब है। अगर आपको एआई में अगर आना है तो टेंसरफ्लो, साइकिट की लाइब्रेरीज़ है। इन लाइब्रेरीज़ का यूज़ करके आप एक अच्छे एआई मॉडल्स को क्रिएट कर सकते हो। और सर, जैसे कि अभी आपने कहा है कि आप एक साइबर स्पेशलिस्ट हो और क्राइम इन्वेस्टिगेटर हो, कि आपने वर्क भी उसी फील्ड में किया है जी। सो जो हमारी ऑडियंस है, ओके, मतलब उनके उसमें भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको साइबर सिक्योरिटी में, इथिकल हैकिंग में, हैकिंग के अंदर ऐसे उनको इंटरेस्ट है। ओके, सो हमारे ऑडियंस को भी ये जानना था, मतलब जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी ये मालूम होना चाहिए कि अगर वो, जैसे हमारी फील्ड है कि आपको एआई में अगर आपको फील्ड करियर करना है, डेवलपमेंट में करियर करना है, तो ये रोड मैप है, ये पाथ है। सो क्या आप भी बता सकते हैं हमारे व्यूवर्स को कि हम अगर आप साइबर सिक्योरिटी में आपका करियर करना चाहते हो तो एक प्रॉपर रोड मैप क्या होना चाहिए राइट नाउ 2025 सिनेरियो के हिसाब से? बिल्कुल, देखिए, अगर से हम मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है, ओके, जो साइबर सिक्योरिटी या फिर हैकिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये एक प्लान होता है, एक्चुअली एक थिंक होती है कि यार एक हैकर बनना है। कंप्यूटर देख रहे हैं, डे टू डे हम टेक्नोलॉजी से अवेयर हो रहे हैं, स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम कुछ हैकिंग करें, कुछ एक्साइटिंग चीज़ें करें, ओके। एंड इसकी तरफ स्टूडेंट्स का रुझान इसीलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इंडस्ट्री में बूम काफ़ी है। हैकर सुनने में काफ़ी अमेजिंग लगता है, किसी भी स्टूडेंट का एक अट्रैक्शन पॉइंट है आईटी फील्ड में एक हैकिंग करना। कुछ भी छोटी से बड़ी हैकिंग, स्टूडेंट्स को सबसे पहले आइडिया नहीं होता है कि हैकिंग है क्या। मान लीजिए आपके पास में एक फ़ोन है, कोई अगर से उस फ़ोन को विदाउट आपकी परमिशन के एक्सेस करते हैं, इसी को हम हैकिंग कहेंगे। आपके लैपटॉप्स, एसी, मोबाइल फ़ोन, रेफ्रिजरेटर, टीवी, वॉट एवर टेक्नोलॉजी इफ़ यू यूज़, अगर से मैं उसे विदाउट आपकी परमिशन के एक्सेस कर सकता हूँ और कंट्रोल कर सकता हूँ, तो इसी को हम हैकिंग कहते हैं।
स्टूडेंट्स को ये सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है एक्चुअली। तो मैं एकदम कोर से, जो कि बेस है, वहाँ से शुरू करूँगा ताकि स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ समझ में आए कि रियलिटी क्या है साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग की। तो सबसे पहले कोई भी पर्सन या स्टूडेंट अगर से साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग सीखना चाहता है तो उसे ज़रूरी है कि नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स क्लियर करे। इसके दो वेज हो सकते हैं। एक तो आप CEH साइबर सिक्योरिटी का एक कोर्स होता है, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग, डायरेक्टली इसके लिए एनरोल करें। बट ये मेरे हिसाब से बेस्ट चॉइस नहीं होगी, एक गुड डिसीजन नहीं होगा। किसी स्टूडेंट का ग्रास्पिंग पावर थोड़ा कम होता है, अदर्स अगर से कुछ फास्ट स्टूडेंट्स हो तो वो ग्रैब कर लेंगे, बट कोई अगर से स्लो लर्नर है या किसी को एक्चुअली अपना फुल टाइम स्पेंड करके और एक्सपर्ट लेवल पे कोई साइबर सिक्योरिटी स्किल मास्टर करनी, तो उसके लिए ये मैंडेटरी है कि वो डिफरेंट कोर्सेज करे। डिफरेंट कोर्सेज करने से आपको इंडिविजुअल बेनिफिट मिलता है, जैसे कि CEH सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग, इस कोर्स में आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस एथिकल हैकिंग पे दिया जाएगा। बट इसके बियॉन्ड अगर से आप CCNA स्टार्टिंग में करते हो, जिसमें आप नेटवर्किंग के बारे में हर एक पहलू समझोगे, जो कि 0 से 100 या फिर 1 से 100 ईच एंड एवरी पॉइंट होगा, आप उसको जानोगे। यहाँ पर आपको दो बेनिफिट मिलेगी। सबसे पहला आपका जो बेनिफिट होगा वो ये है, IT इंडस्ट्री में जब आप बात करोगे या जब आप एंटर करोगे तो आपके पास में एक स्किल ये होगी कि आप आपकी IT इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल कर सकते हो। कोई थ्रेट, कोई मलिशियस एक्टिविटी, कोई मालवेयर या फिर कोई एम्प्लॉय के ऊपर नज़र रखना, ये हर एक चीज़ आप कर सकते हो। आपके IT के इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसे नहीं है कि एक कबूतर को एक तरफ से भेजा, दूसरी तरफ से कोई मैसेज आ रहा है। जो भी होगा वो नेटवर्क में होगा, इंटरनेट में होगा। अब इस इंटरनेट को अवेयरनेस और एक मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। मान लीजिए आपके पास में एक SOC एनालिस्ट है, वो हर टाइम आपकी कंपनी के नेटवर्क को मॉनिटर करते हैं। कौन सा एम्प्लॉय किस मैसेज को ट्रैवल कर रहा है, कौन सा मैसेज कहाँ पर सेंड हो रहा है, क्या मैसेज सेंड हो रहा है। एक एग्जांपल के लिए रिसेंटली यूट्यूब पे एक रील काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। एक एयरपोर्ट के ऊपर में एक पर्सन ने जस्ट फॉर फन पर्पस एक मैसेज किया था अपने फ्रेंड को कि मैं एक तालिबानी सदस्य हूँ XYZ एंड मैं अभी इस प्लेन को XYZ करने वाला हूँ। एंड विद इन सेकेंड्स ये बात वहाँ के एयरपोर्ट अथॉरिटी को पता चल गई। उन्होंने कुछ फाइटर जेट्स, आर्मी ऑफिसर्स को भेजकर उसे पकड़वाया। बाद में पता चला कि वो फन पर्पस से इस तरह के मैसेजेस कर रहे थे। 20 लाख नियर उसको पेनल्टी लगी एंड कुछ टाइम के लिए उसको जेल भी हुई। एयरपोर्ट वालों को ये चीज़ें पता कैसे चली कि इस तरह का मैसेज हमारे इस एरिया से सेंड हुआ है, और अगर से वो रियल होता तो क्या होता, और एयरपोर्ट वालों को पता नहीं चलता, एयरपोर्ट अथॉरिटी को ये चीज़ें पता नहीं चलती तो क्या हो सकता था। कैन यू इमेजिन दैट? यस। ओके, तो साइबर सिक्योरिटी में नेटवर्किंग का इम्पोर्टेंस मुझे बताना था, जो कि मैं भी अपना होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कि आज के टाइम पे हम एक ऐसी एरा में रह रहे हैं जहाँ पर हर एक चीज़ एक सिंगल क्लिक पे सेंड होती है, रिसीव होती है। तो इसको मॉनिटर करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैसेज की तो बात चलो हमें समझ में आती है, इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, हैकर्स कर लेते होंगे। क्या फ़ोन कॉल्स जो हम कॉल्स करते हैं इसे भी टैप कर पाना पॉसिबल है? व्हाट डू थिंक? एक हैकर के लिए क्या ये पॉसिबल होगा किसी के फ़ोन कॉल्स को टैप कर पाना? आई थिंक यस, एग्जैक्टली होता है। ईजी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। काफ़ी ज़्यादा एक हैकर के पास में फिर पावर चाहिए, वो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे टूल्स रेस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। जो हैकिंग 2018 में होती थी, अब उस तरह की हैकिंग 2025 में करना नियरली इम्पॉसिबल है। यस, लॉ इन्फोर्समेंट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, अवेयर हो चुका है, इसीलिए अब उस तरह की हैकिंग जो 2018 में होती थी आज के टाइम 2025 में करना नियरली इम्पॉसिबल है। अगर से आज किसी को हैकिंग करना है तो उसे गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, IT कंपनी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जिसके पास में इन सभी तरह के टूल्स होंगे, अथॉरिटी होगी, और तो और उतनी पावर होगी कि ये अपने हिसाब से कुछ चीज़ें यूज़ कर सके, तो डेफिनेटली दे कैन यूज़ इट। और इस तरह के हैकर्स को हम ग्रे हैट हैकर बोलते हैं। एक्चुअली हैकर्स 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है ब्लैक हैट हैकर, सेकंड होता है वाइट हैट हैकर, थर्ड होता है ग्रे हैट हैकर। तो इन 3 हैकर्स को मेनली हम डिफाइन इस तरह से करते हैं। ब्लैक हैट हैकर
वो होता है जो टोटली इलीगल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। वाइट हैट हैकर्स कंपनीज़ के लिए काम करते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की हमने बात की थी, वहाँ पर जो हैकर्स थे वो वाइट हैट हैकर्स थे जो कंपनी के लिए काम करते थे। ग्रे हैट हैकर्स सभी के लिए काम कर सकते हैं, उनका कोई एक फेथ मोटिव नहीं होता है कि हमें सिर्फ इन्हीं के लिए लॉयल रहना है, वो उनके हिसाब से जो चाहिए वो चीज़ कर सकते हैं, आई मीन मिसयूज़ भी कर सकते हैं। ओके, तो नेटवर्किंग का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ चुका होगा। 3 टाइप के हैकर्स भी आपको समझ में आ चुके होंगे जो कि मेनली इंडस्ट्री में सर्वाइव करते हैं। अब हम बात करते हैं कि नेटवर्किंग के बाद में कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है जिसको हमें मास्टर करना चाहिए इफ़ यू वांट टू बिकम ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और एथिकल हैकर। सेकेंड है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स की नॉलेज होना चाहिए। मेनली स्टूडेंट्स को सिर्फ विंडोज़ के बारे में नॉलेज होता है या फिर मैक एप्पल ओएस के बारे में नॉलेज होता है, बट हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में इन 2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स भी इसे कहा जाता है। ये हैकर्स का मेन और फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है। द रीज़न बिहाइंड, विंडोज़ का स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता है, आपको जैसे कि पता होगा। मैक फ्री नहीं है, ओके। लिनक्स में कोई बाउंड्रीज नहीं है, आप लिनक्स के एक ऑपरेटिंग सिस्टम को छोटे से पेन ड्राइव में इंस्टॉल करके जहाँ चाहिए आपको विद इन सेकेंड्स यूज़ कर सकते हो। रिसेंटली एक बैंक फ्रॉड हुआ है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, उस बैंक का नेम नहीं ले सकते हैं एंड ज़्यादा उसके बारे में डिटेल शेयर नहीं करते, बस मैं इंपॉर्टेंस बताता हूँ आपको लिनक्स का। लिनक्स इतना ज़्यादा कैपेबल है और फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर से आप इसे फ़ोन से या फिर एक छोटी सी स्क्रीन को मॉडिफाई करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कन्वर्ट करते हो तो विद इन सेकेंड्स आप हैकिंग कर सकते हो। मान लीजिए आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आपने कोई एक एक्टिविटी परफॉर्म की एंड उस डिवाइस को ट्रेन से बाहर फेंक दिया, दैट्स इनफ, आपका काम भी हो जाएगा, कोई आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा। बट क्या हो अगर से आप एक लैपटॉप लेके जा रहे हो, घूम रहे हो, डेफिनेटली आप कैमरा में आ सकते हो। अगर से आप पीसी पे कर रहे हो तो आपका लोकेशन ट्रैक हो सकता है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए हैकर्स प्रेफर करते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर से आप लाइनक्स को एक अच्छे लेवल पे मास्टरी कर लेते हो, जैसे कि लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर या फिर लिनक्स सर्वर्स, तो आपके लिए साइबर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है। फर्स्ट आपने नेटवर्किंग सीखनी है, सेकंड लिनक्स को मास्टरी करनी है। लिनक्स ही आपका बेस है, आपकी सारी साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग लिनक्स पे ही डिपेंड रहेगी। आप जो कमांड्स यूज़ करोगे, आप जो स्किल्स परफॉर्म करोगे, वो सभी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में होने वाला है जिसे हम लिनक्स कहते हैं, ओके। अब लिनक्स के बाद में हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजीज़ है जिसको हमें हैक करना है। अब हैकिंग इस तरह से नहीं हो सकती है कि हम हर एक टेक्नोलॉजी हैक कर रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन्स भी, वेब एप्लीकेशंस, सर्वर्स, हम सब कुछ हैक कर रहे हैं, ऐसे पॉसिबल नहीं है। एक टाइम था, ओके, 2018, 2020, 2019, जब सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, टेक्नोलॉजीज़ इतने ज़्यादा सिक्योर नहीं थे, उस टाइम पे इजीली चीज़ें हैक होना पॉसिबल थी। बट आफ्टर कोरोना बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हर कंपनी ने इन्हेंस की है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर ईच मंथ साइबर सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। दुनिया की 3rd लार्जेस्ट जो जीडीपी है वो साइबर सिक्योरिटी की है, आफ्टर यूएस एंड चाइना। एंड साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा डोमेन है, जैसे कि मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट में नहीं हूँ। ईच ईयर 15 लाख स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं इंजीनियरिंग से, बट उसमें से 40% स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। बट ये रेशो आपको साइबर सिक्योरिटी में देखने के लिए नहीं मिलेगा। आफ्टर गेटिंग नॉलेज, सर्टिफिकेशंस, यू गॉट ईजिली जॉब इन एवरी फील्ड। लाइक अगर से आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, आईटी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, टीचिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, या गवर्नमेंट, पुलिस, डिफेंस, ओके, ऑफेंसिव में भी आप जा सकते हो। लाइक ऑफेंसिव किस तरह से होता है, मान लीजिए आप एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर बनना चाहते हो, ओके। आपके लिए डिफेंस और ऑफेंसिव दोनों फील्ड्स आपको नॉलेज होना, आपको आना ज़रूरी होता है। तो आप इस तरह के भी फील्ड्स जैसे कि स्लूथिक्स, डिटेक्टिव चूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि आफ्टर लर्निंग CCNA, नेटवर्किंग, लिनक्स, हमें किस फील्ड में जाना चाहिए। क्लाउड्स का बूम बहुत ज़्यादा हो रहा है, डे बाय डे क्लाउड्स टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो रही है। हर कोई अपने आप को क्लाउड्स प्लेटफॉर्म पे स्विच कर रहे हैं।
तो क्लाउड सिक्योरिटी और क्लाउड्स के ऊपर में अगर से हम साइबर सिक्योरिटी सीखते हैं, इन्वेस्टिगेशन सीखते हैं, तो इजीली हमारे जो जॉब्स के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं और एक अच्छी एमएनसी में आप कह सकते हो कि जॉब्स के चांसेस होते हैं। बट अगर से आपका इंटरेस्ट है एक रियल हैकिंग में, तो आप एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीख सकते हो, एंड्रॉयड हैकिंग। वेबसाइट्स के लिए आप बग बाउंटी हंटिंग सीख सकते हो। अब बग बाउंटी हंटिंग में काफ़ी ज़्यादा लोग अपना रुझान, अपना इंटरेस्ट रखते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि बग बाउंटी कोई जॉब नहीं है। आप अपने सिंगल लैपटॉप से घर बैठे हैकर1, बग क्राउड, इंटीग्रिटी जैसे प्लेटफॉर्म्स पे एनरोल कर सकते हो। आप जैसे ही अपनी एक प्रोफाइल यहाँ पर बना लेते हो, आपको रेगुलर अपडेट्स देखने मिलेगी जो भी कंपनी सेंड करती है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि हमने एक प्रोग्राम रखा है हमने। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन ऐसे प्रोग्राम्स करता रहता है जिसमें वो बताता है कि हमारा ये एक डोमेन है, ओके, amazon.xyz.com। इस पे हमें अपना एक साइबर सिक्योरिटी का टास्क परफॉर्म करना है। तो दुनिया के जितने भी हैकर्स हैं हमने सबको इनवाइट किया हुआ है। जो ये वेबसाइट के ऊपर में हैकिंग परफॉर्म करेंगे और हमें रिपोर्ट सेंड करेंगे, हम उसको अपनी तरफ से एक बाउंटी देंगे। पर्टिकुलर बाउंटी $10,000 की तक के होती है, जो कि इंडियन करेंसी में 9.5 लाख रुपए होता है। अगर से इन ईच मंथ आप सिंगल बाउंटी भी अचीव करते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएटेड होता है। ओके, नाउ रिसेंटली गूगल से भी हमारे इंडिया में बहुत सारे बग बाउंटी हंटर्स ने बग्स फाइंड किए हैं एंड ऐसी न्यूज़ आपको फेसबुक और लोकल न्यूज़ में देखने मिलती है। तो बग बाउंटी भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। अब मैं ये सारी प्लेटफॉर्म्स और ये सारी टेक्नोलॉजीज़ क्यों बता रहा हूँ, रीज़न मेरा ये था कि मैं आपको समझा सकूँ कि कौन सी फील्ड्स है, अब इनके लिए आपको प्रिपेयर कैसे होना है। सभी फील्ड्स के लिए आपको डिफरेंट प्रिपरेशन करनी होती है। बेसिक सभी का सेम होगा, बट जब आपने एक फील्ड चूज़ कर लिया, मान लीजिए बहुत सारे हमारे जो ऑडियंस है, व्यूअर्स है, उनका एक स्कोप होता है, एक गोल होता है कि उन्हें पुलिस के लिए काम करना है, उन्हें गवर्नमेंट फील्ड से जुड़ के काम करना है। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर में ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करे। कि सोशल मीडिया के जो मैं डायरेक्टली नहीं कह सकता हूँ, साइबर सिक्योरिटी थोड़ा सा सेंसिटिव डोमेन है। एग्जैक्टली। अकाउंट्स को कैसे आप बैक ट्रेस कर सकते हो, कोई फेक अकाउंट बना है तो किस फ़ोन से बना है, उसका आईपी एड्रेस क्या था, उसका लोकेशन क्या था, ये सभी चीज़ें आप ट्रैक कर सको। सेकंड, अगर से कोई अकाउंट कोई मलिशियस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उस पर आप बैन किस तरह से कर सकते हो, ये सब चीज़ें आपको आना ज़रूरी होती है अगर से आप एक साइबर सेल ऑफिसर बनना चाहते हो। अब बात करते हैं अगर से आप आईटी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो विथ योर साइबर सिक्योरिटी नॉलेज और एथिकल हैकिंग नॉलेज, तो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, ओके, ये एक फील्ड होती है और पेनिट्रेशन टेस्टर ये एक फील्ड होती है आईटी इंडस्ट्री में ही। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का काम होता है कि अपनी सिक्योरिटी से अपने जो ऑफिस है, अपनी जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है या कंट्री, उसको सिक्योर रखना। आई मीन जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहे हैं उसकी सिक्योरिटी का जो जिम्मेदारी होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की होती है। फिर पेनिट्रेशन टेस्टर्स और एथिकल हैकर्स क्या करते हैं, ये इनसाइडर हैकर्स होते हैं जो कंपनी खुद हायर करती है, खुद इनको जॉब देती है एंड इनका काम होता है कंपनीज़ के वीक पॉइंट्स को एक्सप्लॉइट करना और कंपनीज़ को रिकॉर्ड या फिर रिपोर्ट करना कि आपकी कंपनी में ये सम काइंड्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज़ है, वीकनेस है, जिसे आपको ठीक करवाना होगा। फिर आप जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के पास ये काम आता है, फिर आपको बग्स फिक्स करना होगा एंड ये सारा टास्क इस तरह से चलता है। साइबर सिक्योरिटी एक काफ़ी ज़्यादा वास्ट एंड गुड फील्ड है। अगर से आप किसी स्टूडेंट को सजेस्ट करते हो साइबर सिक्योरिटी, तो नो डाउट काफ़ी कम टाइम में उसको एक अच्छा जॉब और एक अच्छा करियर मिलने का चांस काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड्स। बिकॉज द रीज़न डे टू डे साइबर फ्रॉड्स, हर 9 सेकेंड में इंडिया में या वर्ल्ड वाइड एक साइबर क्राइम होता है। और ईच मंथ थाउजेंड्स ऑफ सीआर्स का फ्रॉड इंडिया में ही हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है एंड एक बार अगर से अमाउंट किसी का डिडक्ट हो जाए तो इजीली रिकवरेबल नहीं होता है। क्योंकि अभी जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में फ्रॉड हो रहा है वो बैंकिंग से रिलेटेड है। एग्जैक्टली। एक्चुअली मैंने भी अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ा था कि कोई तो भी एक यूज़र है, एक बैंक का यूज़र है, उसको एक
एक बैंक के थ्रू मतलब नकली बैंक वाला बन के उसने एक एप्लीकेशन उससे इंस्टॉल करवाया, बट वो एप्लीकेशन दिखता नहीं है। फ़ोन के अंदर वो एप्लीकेशन दिखते नहीं है। मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको क्या रीज़न है। इज़ दिस पॉसिबल कि मतलब उसके अंदर एप्लीकेशन आपको अगर जहाँ पे सर्च करते हो जितनी आपके एप्लीकेशन है वहाँ पे वो एप्लीकेशन आपको दिखता नहीं है, बट वो एप्लीकेशन आपके फ़ोन के बैकग्राउंड में चलता है। तो फिर ऐसी चीज़ों से कैसे बचा जाए? एग्जैक्टली जैसे कि आपने कहा कि एक बैंक का फेक यूज़र बन के सेकेंड बैंक को एक मैसेज सेंड किया ओके, जिसमें कुछ मलेशियस एक्टिविटीज़ थी एंड वो एप्लीकेशन इजीली विजिबल नहीं थी। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आपके फ़ोन में बहुत सारे सिस्टम्स के ऐप्स होते हैं, बट आप उसको विजिबल नहीं कर सकते हो, आप उसको नहीं देख सकते हो। द रीज़न बिहाइंड, अभी मान लीजिए आपके फ़ोन के अंदर में लोकेशन का सिस्टम है ओके, बट क्या आपको उसको मैन्युअली सेट करना पड़ता है? क्या आप उसके लिए कोई ऐप इंस्टॉल करते हो? सिर्फ एक बार उसको इनेबल किए और चालू हो जाता है, दैट्स इनफ। अब चलिए ठीक है, ये तो एक मैंने एग्जांपल के लिए बताया। आपको फिर भी लोकेशन ऑन करनी है तो आपको अपनी स्क्रीन को स्वाइप डाउन करना पड़ेगा, लोकेशन ऑन करना पड़ेगा। बट अगर से आपके फ़ोन के कैमरे की हम बात करें, कंटिन्यूसली आपको वो देखता है, वॉच करता है। आपको शायद में भी पता होगा। एग्जाम्पल के लिए आप अपने फ़ोन को अभी उठाइए और इस तरह से फेस पे रखिए। आपने ना कैमरे के बटन पे क्लिक किया होगा, ना आपने कैमरे के लोगो पे क्लिक किया है, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपने फ़ोन उठाया, फेस के सामने लेकर आए। हाउ इज़ इट पॉसिबल? उसने आपको देखा कैसे? आधी रात को अगर से आप सो रहे हो, किसी ने अगर से मान लीजिए आपका फ़ोन उठाया ओके, और आपको हाई बोल के उठाए, आपका फ़ोन आपके फेस के सामने रखा, फ़ोन ओपन हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। सो इज दिस पॉसिबल कि हमारे कैमरा भी हैक हो सकता है, मतलब फ़ोन का कैमरा हैक हो सकता है? डेफिनेटली। अगर से कोई मलेशियस एक्टिविटी आपके फ़ोन में इंस्टॉल होती है तो आपका फ़ोन, आपके फ़ोन का सारा एक्सेस एक पर्टिकुलर हैकर को दे देता है। इस केस में विक्टिम आप होते हो जो हैक हो रहे हैं, और हैकर वो होता है जो आपके फ़ोन को हैक करके बैठा होता है। इसमें मैं सिनेरियो समझा देता हूँ आपको। हैकिंग मेनली दो टाइप की आज के टाइम पे की जा रही है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा ग्रुप है आपके व्हाट्सएप में, आपके टेलीग्राम में, उसमें एक ऐप आता है। अब उस ऐप को आप क्लिक करते हो और हैक हो जाते हो। ये फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ट्रैफिक चालान .apk, SBI APK, इस नेम से बहुत सारे ऐसे APKs मिल रहे हैं। मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा जिसे आप स्क्रीन पे लगा सकते हो। तो ऐसे फ्रॉड ऐप्स करते क्या है एक्चुअली? मान लीजिए आपके पास में एक ग्रुप है जिसमें इस तरह का APK आया, उसमें 1000, 100 वॉट एवर मेम्बर्स हो गए। जितने मेम्बर्स उस ऐप पे क्लिक करेंगे, उस APK पे क्लिक करेंगे, इन विदिन सेकेंड्स उनके फ़ोन का एक्सेस एक हैकर के पास चला जाता है। ये ऐप्स थोड़े से वीक होते हैं। मान लीजिए ये इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, इनको आपको अलाउ की परमिशन देनी होती है। आप इसको खुद परमिशन देते हो अलाउ करके कि लो मेरे फ़ोन का एक्सेस, कैमरा, माइक्रोफोन एंड लोकेशन ओके, कॉन्टैक्ट्स, स्टोरेज, ईच अलाउ परमिशन यू जस्ट गिव विथ योर हैंड ओके। इससे पावरफुल APKs और रैट्स, रिमोट एक्सेस ट्रोजन भी होते हैं, जो कि इंडिविजुअली किसी को हैक करने के लिए भेजा जाता है। एक ग्रुप के थ्रू किसी को हैक करना अनइंटेंशनली, मुझे पता नहीं कि कौन कौन हैक हो गए, वो इजी होता है। बट इंटेंशनली अगर से मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन को हैक करना चाहता हूँ उसको APK भेजकर, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ट्रस्ट बैरियर आ जाता है कि कोई अननोन APK आ रहा है और मैं क्यों क्लिक करके इंस्टॉल करूँ, ट्रस्ट नहीं होता है। इस टाइम पर हम कुछ वीडियोस, इमेजेस, ऑडियोस, इनमें अपने मलेशियस मालवेयर्स को स्टेगनोग्राफी के थ्रू इंसर्ट करते हैं। एंड जैसे ही आप उस इमेज को डाउनलोड करते हो, वीडियो को डाउनलोड करते हो या ऑडियो को, PDF को डाउनलोड करते हो, विद इन सेकेंड्स आपको कोई अलाउ का भी ऑप्शन क्लिक करने की नीड नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ आपका एक HID पे सारा काम होता है। HID कहते हैं ह्यूमन इंटरफेस डिटेक्शन को। ओके, ह्यूमन इंटरफेस डिटेक्शन सिर्फ नीड करता है कि एक बार मुझे क्लिक कर दो। अगर से मुझे सिंगल क्लिक मिल गया सो इट्स फाइन फॉर मी, इट्स इनफ फॉर मी। बाकी एक क्लिक के ऊपर आपका फ़ोन हैक हो सकता है और आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। एग्जैक्ट। सो इन चीज़ों से मतलब अवेयर कैसे रह जाए, बचा कैसे जाए? मतलब ऐसे बहुत से लोग, मतलब फॉर एग्जांपल कुछ एजुकेटेड लोग भी हैं जो इनके जाल में आ जाते हैं, इनके ट्रैप में फंस जाते हैं कि ये जो कम एजुकेटेड हैं। तो इन दोनों के लिए मतलब आपका एक फाइनल सजेशन क्या होना चाहिए? ओके, कंपनीज अपनी सिक्योरिटी पे हर मंथ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रही है। कमी इनकी तरफ से नहीं है, अब कमी है हमारी एजुकेशन में। एजुकेशन लाइक व्हाट? हमारे ऑडियंस को, हमारे जो डे टू डे पीपल है
जैसे कि आईटी इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। रिसेंटली एक प्रोग्रामर थे, ओके, साइबर सेल में उनका केस आया है। उन्होंने मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्या इशू हुआ था उनके साथ, बट उनका जीमेल जो था वो हैक हो गया था, ओके। एंड उनका जीमेल हैक हो गया, उनका सारा फ़ोन का डेटा उसने डाउनलोड किया और फिर उनके फ़ोन को फाइंड माई डिवाइस से सारा डेटा वाइप आउट कर दिया उनके फ़ोन का। एंड उनके उस फ़ोन में 10 साल पुराने इमेजेस थे, उनके सब कुछ डेटा था उस जीमेल से जुड़ा हुआ। जैसे ही वो वाइप आउट हुआ पूरा फ़ोन क्लियर हो गया। बहुत कम डेटा उनके फ़ोन में बचा जो सेकंड जीमेल में था, जिससे उन्होंने रिकवरी जीमेल से लॉगिन किया। बट अब वो जीमेल रिकवर नहीं हो पाती है इजीली। उसके लिए कुछ हैकर्स है, जैसे कि लुइंग यांग, चाइनीज़ हैकर है जो ये काम करते हैं। मे बी हम भी उनसे कई बार कांटेक्ट करके जीमेल्स वगैरह रिकवर करवाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप डायरेक्टली भी अपने ऑडियंस को बता सकते हो कि किस तरह से जाना है। मैं स्टेप्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ चार्जेस वो पर्टिकुलर लेते हैं एंड उसके बाद में आपका जो डेटा होता है वो रिकवर करके देते हैं। अब बात करते हैं कि इससे सेफ कैसे रहे। आपके ग्रुप्स में आपके कोई APK आता है, ओके, तो इसको फाइंड कैसे करें कि ये APK है या फिर APK के बजाय एक जेन्युइन ऐप है। हमारे क्रोम ब्राउज़र पे फ्री ऑफ सोर्स एक वेबसाइट अवेलेबल है जिसका नाम है वायरस टोटल। मेनली आप ज़्यादातर चीज़ें अपने फ़ोन में डाउनलोड मत कीजिए। अगर से आप एक बिजनेसमैन हो, अगर से आप एक पर्टिकुलर जॉब करते हो, आपके अकाउंट में अमाउंट्स रहते हैं, ओके, अगर से आपके बैंक में बैलेंस रहता है, तो उस फ़ोन को, उस अकाउंट को सेपरेट रखिए, उसको अपने जनरल यूज़ में मत लीजिए, ओके। जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती है, जिस पे अमाउंट आपके लोग शेयर करते हैं, ओके, उसी अकाउंट से आप क्या कर रहे हो, ड्रीम 11 पे अभी तो चल के बैन हो गया, आप क्या कर रहे हो, कोई गूगल का रिव्यू भरो, ओके, आपको 10 रुपये मिलेंगे, आप उस पर जा रहे हो, रिव्यू दे रहे हो, 10 रुपये आ रहा है, ओके, फिर 5 रुपये आ रहा है, फिर उसके बाद में आपके फ़ोन में है 10 लाख रुपये, 9 लाख रुपये, वो डिडक्ट हो गया, वो वाइप आउट हो गया। अब यहाँ पर गलती किसकी? बैंक की। हम तो डायरेक्टली बोलते हैं ना, हम ह्यूमंस में ना एक स्पेशलिटी है, अपनी गलती कभी मत मानो, सारा ब्लेम सामने वाले के ऊपर डाल दो, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर देगा, मैं नहीं कर सकता हूँ तो वो उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दो। गलती बैंक की नहीं है, गलती है उन यूज़र्स की जो ऐसे काम कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल अकाउंट से, अपने पर्सनल अकाउंट से। अब बैंक ने तो ऑलरेडी बोला हुआ है कि 4 अकाउंट्स रखो। अगर से आप शेयर मार्केट में हो, आप ट्रेडिंग करते हो, उसके लिए अलग रखो, टैक्सेस कम लगेंगे। अगर से आपने जिसमें सैलरी आती है उसका अकाउंट अलग रखिए, सेविंग्स अकाउंट है वो अलग रखिए। 4th, अगर से जनरली कोई ऐसा अकाउंट रखना है जिससे आप कुछ करो। अकाउंट्स रखने से आपके अकाउंट से आज तक कभी ऐसा पैसा गया है ज़बरदस्ती के मतलब आपके 4 अकाउंट है तो हम रेगुलरली हर मंथ आपके 100 रुपीज़ डिडक्ट करेंगे, ऐसा कभी होता है? नहीं। कभी अमाउंट ऐसे डिडक्ट नहीं होता है। ट्रांजैक्शंस की वजह से अमाउंट डिडक्ट होती है कि ओवर ट्रांजैक्शंस हुए, कुछ लिमिटेशंस आप क्रॉस करोगे, लिमिट के ऊपर अगर गए तो ही डिडक्ट होगा। अंडर लिमिट रह के करोगे तो नहीं होगा, और ओवर लिमिट जा रहे हो तो डेफिनेटली पे तो करना पड़ेगा, फ्री तो कोई नहीं होता है ना। अब यहाँ पर हमारी गलती ये है कि हम अवेयर नहीं हैं। अब अवेयर कैसे हो? वायरस टोटल जैसी वेबसाइट्स क्रोम पर अवेलेबल है। इन अवेलेबल वेबसाइट्स को आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो। कोई APK, कोई मेल, कोई अगर से वीडियो, इमेज अननोन सोर्स से आती है। अभी तो ऐसे हो रहा है कि अगर से 1% हैक हुआ, मान लीजिए अभी रिसेंटली हमारे साइबर क्राइम में एक केस आया था, उन यूज़र का मैं नाम ले सकता हूँ, काशिफ शेख उनका नेम था। उनका फ़ोन हैक हुआ बिकॉज ऑफ द रीज़न उनके भाई के फ़ोन से उनको ट्रैफिक चालान APK आया था, ओके। तो अब भाई ने भेजा है, कुछ काम की चीज़ होगी डेफिनेटली, एल्डर ब्रदर है, तो उन्होंने क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया, हैकर्स ने उनके व्हाट्सएप को हैक किया। उनके अकाउंट से 1.5 लाख रुपए उनके अकाउंट में थे, 10,000 रुपये डिडक्ट हो गए। उनके व्हाट्सएप को हैक किया। व्हाट्सएप हैक करके जितने उनके कांटेक्ट में लोग थे उन सभी को APK भेजा। अब जितने लोग उनके कांटेक्ट्स में थे, जैसे कि मान लीजिए मैं कांटेक्ट में हूँ, मेरे साथ वाले कोई और कांटेक्ट में हो गए, सभी के पास वो APK आया। जिनको नॉलेज था उन्होंने क्लिक नहीं किया, जिन्हें नॉलेज नहीं था उन्होंने क्लिक किया और वो हैक हो गए। उनके अकाउंट से अमाउंट निकल गया। बाद में वो इस विक्टिम के ही ऊपर में ब्लेम कर रहे थे कि तुमने भेजा, अब तुम भरपाई करो हमारे अमाउंट की। तो इस चीज़ से बचने के लिए, इनसे अवेयर रहने के लिए
वायरस टोटल जैसी वेबसाइट्स है, अगर से आप नहीं चाहते हो कि इन फ्यूचर आप किसी ट्रबल में पड़ो, तो इन वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हो। थैंक यू सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी, और मुझे भी आपसे कन्वर्सेशन करके बहुत अच्छा लगा। ओके, आई होप ये पॉडकास्ट हमारे सभी स्टूडेंट्स को और ऑडियंस को पसंद आया हो, जिसमें हमने साइबर सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करियर के बारे में बात की, और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स और ऑडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो भी अपना करियर IT और सॉफ्टवेयर में बनाना चाहते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।